हेलो बच्चा पार्टी, आ जाओ। आज देखो इस वीडियो में मैं बताऊंगा एक तो पोलर मॉलिक्यूल, व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड डाइलेक्ट्रिक्स एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। I dedicated this video to the कोरोना फाइटर्स ड्यू टू लॉकडाउन। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो, नॉन पोलर सब्सटेंस और पोलर सब्सटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या नॉन पोलर सब्सटेंस में होते हैं इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, द सब्सटेंस आर नोन एज पोलर सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेंटर है वो कोइंसाइड करता है, एक ही पोजीशन पे होता है, तो हम उसको बोल देंगे पोलर सब्सटेंस बोल देंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे ये मैंने एग्जांपल बनाया हुआ H2 है, इसका जो हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, जो 11th में हमने फॉर्मूला था हमारा M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2, उसी फॉर्मूले से हम चार्ज का भी उसी के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिर्फ हम थियोरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उसको बस जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि इसका सेंटर जो होगा चार्ज का यहाँ पे होगा। क्यों? उसको सपोज करो जैसे ये एक स्फीयर है, ठीक है, इसको हमने चार्ज दिया है पॉजिटिव, तो ये ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे सारा का सारा चार्ज है इसके सेंटर पे रखा हुआ है। अब सपोज करो यहाँ इसके सरफेस पे में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे R, और ये चार्ज यहाँ पे हम सपोज करेंगे, एज्यूम करेंगे कि टोटल चार्ज है वो सेंटर पे है, तो E इक्वल टू KQ अपॉन R², हम फाइंड कर लेंगे। तो उसको हम एज्यूम करते हैं कि ये इसका तो सेंटर में होगा, इसका तो जो सेंटर ऑफ मास होगा चार्ज वो तो बिल्कुल सेंटर में होगा, लेकिन अगर हमारी अनसिमेट्रिकल शेप होगी तो उसका कहीं भी हो सकता है, सेंटर में नहीं होगा फिर। तो इसमें मैंने बताया कि जो हमारे नॉन पोलर सब्सटेंस होंगे उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है वो कोइंसाइड करेगा। देखो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, H2 है हमारा, क्या है, H2 है, H2 का मॉलिक्यूल है, ये देखो दिखाई दे रहा है, ये H और H का बॉन्ड बनेगा, इसमें H और H का बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड ये हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जब हमारा जैसे H2 है, ठीक है, दोनों हमारे सिमिलर इसमें एटम है, तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा H2 का। अगर सिमिलर एटम होंगे वो तो नॉन पोलर होगा ही होगा, जैसे N2 है, O2 है, H2 है, ठीक है। इसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड इन द सेंटर, वो कहाँ पे होगा, यहाँ सेंटर पे सारा का सारा नेगेटिव चार्ज होगा दोनों के सेंटर में। सेंटर पे क्यों होगा? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉन को इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से चार्ज होगा, जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों के सेंटर में होगा। ना वो इधर डिस्प्लेस हो सकता है, ना वो इधर डिस्प्लेस हो सकता है, वो बिल्कुल कहाँ पे होगा, दोनों के सेंटर में होगा। अब देखो, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इन दोनों, देखो, चार्ज तो होगा पॉजिटिव इधर और इधर ही, लेकिन इनका जो सेंटर होगा दोनों का चार्ज है वो सेंटर यहीं पे होगा जहाँ पे नेगेटिव है। अगर सेंटर हम फाइंड करेंगे तो वो ऐसे बिहेव करेगा कि चार्ज यहाँ सेंटर पे इस प्लेस पे रखा हुआ है। देखो, अगर दो हमारा ये M दो मास है M, ठीक है, ये इनके बीच का डिस्टेंस ये हमारा R और ये भी R है, टोटल डिस्टेंस कितना है 2R, तो सेंटर कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका अगर हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं M1R1 M2R2 अपॉन M प्लस M, तो ये हो जाएगा हमारा 2mR अपॉन 2m, M से M कैंसिल हो जाएगा, तो कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाएगा। ऐसे ही सेंटर ऑफ चार्ज भी इनका सेंटर में आ जाएगा। दो मास अगर ये भी M है ये भी M है, इनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है,
तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। अगर ये डिफरेंट है मास, ये 10 kg है, ये 15 kg है, तो फिर अलग फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। फिर जो हमारा ज्यादा वाला वो होगा मास, उससे वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे होगा, यानी कि उसको m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 से फाइंड कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही सेंटर ऑफ चार्ज होगा, उसमें मास की जगह चार्ज आ जाएगा, ठीक है। Q1 r1 प्लस Q2 r2 अपॉन Q1 प्लस Q2 से उसको हम फाइंड कर सकते हैं, समझ गए ना। तो जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे उनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कोइंसाइड, अगर ये एग्जाम में आता है लिखने के लिए क्वेश्चन, तो सिर्फ हम इतना लिख देंगे, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। इन द सब्सटेंस ऑफ मॉलिक्यूल the center of positive charge coincide with the center of negative charge. This type of substances are known as non-polar substance, उसको बोल देंगे हम। ये इसका एग्जाम्पल हो, इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो 0 होगा। देखो जो हमारे जैसे ये N2O2 H2 है, इनका तो डायपोल मूवमेंट 0 होगा ही होगा, क्योंकि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पे होंगे। लेकिन जैसे ये CO2 है, CH4 है, इनका भी ओवरऑल अगर हम फाइंड करेंगे डायपोल मूवमेंट, वो डायपोल मूवमेंट इनका भी 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 0, अभी इसके बाद में बताऊंगा कि CO2 का जो डायपोल मूवमेंट है वो कैसे 0 होगा और वो कैसे हमारा नॉन पोलर होगा। अभी हम एग्जांपल देखने, इसके बाद ये बनाया मैंने, ये वाली सिचुएशन है H, तो जो नेगेटिव है वो तो बीच में होगा ही ऑलरेडी, और जो पॉजिटिव होगा हम अगर सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे तो वो भी हमारा सेंटर पे आएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटर पे होंगे। ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं, ये पॉजिटिव तो ऑलरेडी ये सेंटर में है, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करेंगे तो इनका सेंटर पे भी यहीं पे आ जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव का दोनों का सेंटर एक जगह होगा। ये वाला वैसे ज्यादा बेटर है। अब देखो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इस पे, जब हम किसी नॉन पोलर सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें जो पॉजिटिव से चार्ज होगा उस पे फोर्स लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब जैसे ये वाला यहाँ दोनों सेंटर एक जगह है, तो जो पॉजिटिव है वो तो फील्ड की डायरेक्शन में इधर डिस्प्लेस हो जाएंगे थोड़े से, और जो नेगेटिव है वो किधर डिस्प्लेस हो जाएगा, इधर डिस्प्लेस हो जाएगा। नाउ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, वो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो जाएंगे। पहले तो दोनों वो एक ही जगह थे, ठीक है। जब फोर्स लगना शुरू हुआ तो फोर्स लगने से क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो जाएगा। वो स्मॉल जो डिस्टेंस है उसको हम 12 ले सकते हैं। अगर एक पे चार्ज प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, तो उसका डायपोल मूवमेंट होगा Q इंटू 12। तो इसका फिर ये डायपोल मूवमेंट 0 नहीं रहेगा, अब ये ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे ये वाली सिचुएशन है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव थोड़ा इधर खिसक जाएगा फील्ड की डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में हम फील्ड लगाते हैं, और जो नेगेटिव हो इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। नाउ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। द ईच मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस गेट्स डायपोल मूवमेंट, हर एक का कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट होगा, तो इसको बोल देंगे इंड्यूस्ड डायपोल, बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल हो जाएगा। तो ये हमारे नॉन पोलर के लिए हो जाएंगे। अब ये देखो पोलर सब्सटेंस, पोलर में क्या होगा, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर डज नॉट कोइंसाइड, और इसमें क्या होगा, कोइंसाइड। इसमें एक जगह होगा, इसमें अलग अलग प्लेस पे होगा, तो उसको हम बोल देंगे पोलर मॉलिक्यूल। और इस तरह का जो सब्सटेंस हो जाए उसको बोल देंगे पोलर सब्सटेंस। अब ये वाला है हमारा, देखो इसका डायपोल मूवमेंट जो है 0 नहीं होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, लेकिन पूरे सब्सटेंस का जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा सबको मिला के जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा वो 0 होगा, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस आर रैंडमली ओरिएंटेड। उसके जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड इन सच ए वे दैट द नेट डायपोल मूवमेंट बिकम्स 0। वो एक दूसरे के डायपोल मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे, एक इधर को है एक इधर को है, जितने इधर को होंगे उतने इधर को होंगे, तो वो दोनों एक दूसरे के डायपोल मूवमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए इसका डायपोल नेट, देखो मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट होगा, इसमें मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट 0 होगा, इसमें कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, 2, 3, 1 कुछ भी हो सकता है,
लेकिन पूरे सब्सटेंस का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा अगर पूछा जाए वाई? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस आर रैंडमली ओरिएंटेड, वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे इसलिए वो जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल ये HCl, HF, H2, NH3 एग्जाम्पल। जैसे ये H2O बनाया हुआ है तो H2O की जो शेप होती है वो थोड़ी ऐसी होती है, इस पेंट T शेप में होगा ये। अब इसमें क्या होगा, जो O है O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो उसके रीजन में जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा वो ज्यादा डेंस होगा तो उसके आसपास नेगेटिव चार्ज होगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे वो उधर डिस्प्लेस हो गए तो उसके आसपास पॉजिटिव का इफेक्ट ज्यादा होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे ही इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। वही देख लो, दोनों पे सेम चार्ज है, वही M1 R1 M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2 से फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे होगा और नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे होगा। दोनों अलग अलग हैं, कोइंसाइड नहीं करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका हमारा जो डाइपोल मोमेंट होगा, इनके बीच का डिस्टेंस अगर 2L हो तो P इक्वल टू Q इंटू 2L हो जाएगा और डायरेक्शन होती है इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ऐसे ये HCl है, HCl में क्या होगा, जो Cl है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे तो उसके रीजन में नेगेटिव चार्ज होगा, और जो हमारा हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसके आसपास पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। तो ये हम इसका इनके बीच का डिस्टेंस, ये भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर कोइंसाइड नहीं करेंगे, इसका भी डाइपोल मूवमेंट होगा। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, देखो ये हमारे रैंडमली ओरिएंटेड हैं, जब हमने ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में इसको प्लेस करा दिया, ये हमारा क्या है, पोलर। मेटल नहीं है ये, मेटल में अलग सिचुएशन होती है, और जो हमारा ये हमारा एक हिसाब से इंसुलेटर ही है, ठीक है, नॉन पोलर है ये हमारा। ठीक है, मेटल तो इसमें कोई है नहीं, मेटल तो खाली मेटल होगा, उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर में अलग सिचुएशन होगी। अब इसमें क्या होगा, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कराएंगे तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस एक्सपीरियंस ए टॉर्क, बस ये बात ध्यान रखनी है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस एक्सपीरियंस ए टॉर्क, वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। जैसे ये वाला अगर ऐसे था, ठीक है, ये मान लो इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स ऑफ क्या लगेगा, रिपल्सन, और इस पे फोर्स क्या लगेगा, अट्रैक्शन। तो इस पे फोर्स इधर को लगेगा, इस पे इधर को, तो ये ऐसे रोटेट हो गए फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे अलाइन हो जाएगा। तो इसको ये टॉर्क की वजह से सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे ऐसे। अब ये वाला जो फेस है, ये फेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाले फेस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होंगे जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कराने से उनके फेस पे ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है, तो उनको हम डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। अगर देखो ये होगा हमारा कंडक्टर होगा, तो कंडक्टर में क्या होगा, इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था, कंडक्टर में क्या होगा, ये तो एक तरह से हमारा डाइलेक्ट्रिक यानी कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो गया ये। तो इसमें और उसमें डिफरेंस ये होगा, उसमें जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से आएगा। इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस साइड जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर मूव करेंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे और इधर जो पॉजिटिव आयंस है वो एक्सेस हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। एक और डिफरेंस होगा, इस पे चार्ज अगर ये प्लस क्यू है और ये चार्ज हमारा माइनस क्यू है, तो ये जो सब्सटेंस है इस पे जो चार्ज होगा इससे डिफरेंट होगा, इससे कम होगा वो। तो ये वाला क्यू माइनस क्यू डैश और ये वाला प्लस क्यू डैश डिफरेंट चार्ज होगा। लेकिन अगर ये कंडक्टर होगा तो इस पे भी सेम चार्ज होगा, फिर माइनस क्यू प्लस क्यू, उसमें सेम चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सेम होगी, इक्वल ऑपोजिट होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो होगी। इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी अगर ये डाइलेक्ट्रिक है या नॉन कंडक्टिंग है। अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि जितने अमाउंट में चार्ज यहाँ पे होगा उतने अमाउंट में वो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करा देगा, जब सेम चार्ज उस पर आ जाएगा, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। लेकिन इसमें चार्ज डिस्प्लेस नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ है, टॉर्क लगने से जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे वो रोटेट होके वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए, इसलिए इस पे ये डिफरेंट चार्ज इंड्यूस होगा। इस पे क्यू डैश प्लस क्यू डैश माइनस क्यू डैश चार्ज होगा। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इससे अलग होगी।
अब ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर काम आएगा, नहीं तो ये दोबारा नहीं मिलेगा कभी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ में आ गया। पोलर और नॉन पोलर क्या होगा? पोलर वो होगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करेगा, उसका नेट डाइपोल मोमेंट भी जीरो होगा। जब उसको हम एक्सटर्नल फील्ड में हम प्लेस कराएंगे तो उसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो थोड़े से सेपरेट हो जाएंगे, उनके बीच में वो किसी डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाएंगे, तो उसका कुछ ना कुछ फिर डाइपोल मोमेंट हो जाएगा मॉलिक्यूल का। ठीक है, और उसको इंड्यूस्ड डाइपोल हम बोल लेंगे, जो हमारा नॉन पोलर में होगा। और जो हमारा पोलर होगा, पोलर में ठीक है, जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ईच मॉलिक्यूल हैविंग डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। हर एक मॉलिक्यूल का एक डाइपोल मोमेंट होगा, बट द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस इज जीरो बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस आर रैंडमली ओरिएंटेड। वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगी। जब उसको व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाई टू द सब्सटेंस, देन ईच मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस ए टॉर्क एंड अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। मैंने ये डायग्राम भी बता दिया। एक मुझे बताना चाहिए CO2 जो है वो कैसे नॉन पोलर है। ठीक है, उसमें कैसे, इसमें तो समझ आ जाएगा N2O2 H2, इनमें तो दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं, तो नेगेटिव बिल्कुल सेंटर में होगा। इलेक्ट्रॉन ना इधर डिस्प्लेस हो सकते ना इधर हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब देखो CO2 हमारा क्यों नॉन पोलर है वो मैं दिखाता हूं। देखो CO2 की जो स्ट्रक्चर होगी C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये लीनियर स्ट्रक्चर होगी। अब इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन पिताजी की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है। फ्लोरीन की 4 मानी गई है, ऑक्सीजन की 3.5 मानी गई है और नाइट्रोजन की 3 मानी गई है पोलिंग स्केल पे। अब देखो इसमें क्या होगा, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हैं तो वो इधर डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। वही वाली सिचुएशन आ जाएगी। इसका और इसका अगर हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ चार्ज ऐसे जैसे सेंटर ऑफ मास ऑफ चार्ज अगर फाइंड करते हैं तो वही हमारा यहाँ पे सेंटर ऑफ, ये नेगेटिव का सेंटर भी यहीं पे आ जाएगा और पॉजिटिव का सेंटर भी यहीं पे आ जाएगा। ये डिस्टेंस हमारा R है, ये R है, वही हमारा MR प्लस MR अपॉन M प्लस M, 2MR अपॉन 2M। तो 2M से 2M कैंसिल हो जाएगा, तो कितने डिस्टेंस पे आ जाएगा? R डिस्टेंस। तो इधर से R कहाँ पे आ गया? वो सेंटर पे आ गया। तो इसमें भी CO2 में भी जो सेंटर ऑफ मास होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का वो कोइंसाइड करेगा। जैसे CH4 है, CH4 में भी हमारा ऐसी स्ट्रक्चर होगी। तो इनका जो, इन चारों का जो सेंटर ऑफ मास आएगा पॉजिटिव का, वो जहाँ पे नेगेटिव का होगा वहीं पे पॉजिटिव का आ जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ओवरऑल वहीं पे, अगर इसको हम करेंगे M1 R1 M2 R2 M3 R3 M4 R4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, तो सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाएगा वो। ठीक है, तो इसमें भी कोइंसाइड करेगा। तो जितने भी होंगे हमारे नॉन पोलर, अगर वो सेम है फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो डिफरेंट भी है, जैसे CH4 है, BF3 है, ठीक है, उसमें सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बीच में आ। जैसे ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे मास M है, यहाँ पे M है और यहाँ पे M है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इसके सेंटर में आ जाएगा। तो BF3, ठीक है, BF3। तो इसकी सिमेट्री की स्ट्रक्चर होती है BF3 की, तो इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव नेगेटिव एक जगह होगा, तो ये भी नॉन पोलर होगा। लेकिन अगर यही सिचुएशन NH3 में हो तो NH3 में क्या होगा, N के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, B के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीनों शेयर हो जाएंगे। लेकिन नाइट्रोजन में एक लोन पेयर बचेगा,
और ये जो लोन पेयर है बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये H और ये H। इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड नहीं करेगा, वो अलग अलग प्लेस पे होगा, इसलिए ये पोलर हो जाएगा और ये नॉन पोलर हो जाएगा। इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा इधर P, ये इधर हो जाएगा P और ये इधर हो जाएगा P, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके बीच में हो जाएगा P डैश। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर सम कर लेंगे, a² + b² + 2ab cos थीटा के अकॉर्डिंग। अब इसका और इसका जो रिजल्टेंट है वो इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर इसका हम डाइपोल मोमेंट देखते हैं, ये इधर को, ये इधर को, ये इधर को, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट इसका इनके बीच में हो जाएगा ऐसे, इस डायरेक्शन में। इन दोनों का जो रिजल्टेंट ये 120, 120, 120 तो बिल्कुल सेंटर में होगा, तो ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तो नेट कितना हो जाएगा 0, इक्वल ऑपोजिट हो जाएगा। तो जैसे मर्जी देख लो, हर एक किसी भी मेथड से देख लो, डाइपोल मोमेंट 0 ही आएगा इसका। अब हम पढ़ते हैं डाइइलेक्ट्रिक। तो ये दोनों ही, ये दो टाइप, ये दोनों डाइइलेक्ट्रिक्स के ही टाइप थे। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स और एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, क्योंकि कंडक्टर में तो होते नहीं है, और जो कंडक्टर नहीं है वो क्या होगा, या तो इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर। बट देयर इज नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, में कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है। ठीक है, वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। अब हम पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक। अभी देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया था, ये वाला डायग्राम, पॉजिटिव नेगेटिव, ये डाइइलेक्ट्रिक प्लेस करा दिया हमने, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे देखो, जो ये भी एक तरह का इंसुलेटर है, बट इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो नहीं हो सकती, लेकिन ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, इंसुलेटर भी, उसी इंसुलेटर को हम डाइइलेक्ट्रिक बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है किसी ना किसी कंडीशन में। कुछ इंसुलेटर ऐसे हैं वो बिल्कुल भी डाइइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं कर सकते, उनको हम डाइइलेक्ट्रिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जो डाइइलेक्ट्रिक है वो सारे के सारे डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर जरूर होंगे, बट जो हमारे सारे इंसुलेटर हैं वो डाइइलेक्ट्रिक नहीं होंगे। केवल डाइइलेक्ट्रिक उसी को बोलेंगे जिसमें ये वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उसके ऑपोजिट फेज पे ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है, तो उसको हम डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, द नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस in which equal and opposite charge induced on the opposite face of the substance in external electric field। अगर उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्लेस कराते हैं तो उसके ऑपोजिट फेस पे ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोल देंगे इसको। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब देखो, ये इंड्यूस्ड चार्ज है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, डिराइव एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइइलेक्ट्रिक। एक डाइइलेक्ट्रिक है, उसके फेस पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है उसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। देखो, ये हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारा डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो इसके इस साइड पे नेगेटिव और इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा फील्ड के अंदर। अब देखो, जो हमारी एक्सटर्नल फील्ड होगी ये इधर को होगी ई एक्सटर्नल। ठीक है, और इसके अंदर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये सपोज करो ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे जो ये वाली फील्ड होगी एक्सटर्नल, इधर को होगी ई एक्सटर्नल। ठीक है, और जो इंटरनल, इसकी वजह से इसके
फेस पे ये जो चार्ज है नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है फील्ड की, तो इंटरनल जो फील्ड होगी वो किधर को हो जाएगी, इधर को हो जाएगी ई इंटरनल। ठीक है, तो इनमें से ज्यादा कौन सी होगी, ज्यादा इसमें से होगी एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल चार्ज ज्यादा होगा, क्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, क्यू डैश की वैल्यू कम होगी। इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू डैश, इस पे चार्ज है प्लस क्यू डैश। ठीक है, तो हमारी जो एक्सटर्नल है वो ज्यादा होगी। अब जो इन दोनों को मिला के आएगी एक्सटर्नल और इंटरनल को, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करके जाएगी, वो हमारी क्या आ जाएगी, वो नेट फील्ड आ जाएगी। वो ओवरऑल इसकी वजह से पूरा जो रिजल्टेंट आएगा वो नेट आ जाएगा। अब देखो हमारा ई एक्सटर्नल किसकी वजह से है, एक्सटर्नल फील्ड किसकी वजह से है, प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से है। तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, इसका प्लेट का एरिया आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी एक्सटर्नल आ जाएगी। अब देखो इंटरनल किसकी वजह से है, क्यू डैश प्लस क्यू डैश माइनस क्यू डैश, ये इसमें समझने वाली बात है। जो हमारी इंटरनल फील्ड है वो किसकी वजह से है, इसकी वजह से। तो ई इंटरनल ये हमारा आ जाएगा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा। अब नेट इसकी कितनी आ जाएगी, नेट ओवरऑल आ जाएगी ई नेट हमारी क्यू अपॉन जो हमारी ये वाली एक्सटर्नल है, जब तक अगर ये नहीं है तो इतनी फील्ड होगी। जब हमने इसमें ये प्लेस करा दिया तो जो उसकी फील्ड है ये वाली वो के से डिवाइड हो जाएगी, फोर्स भी कम हो जाएगा ना, फील्ड भी उतने टाइम्स ये डिक्रीज हो जाएगी। इसका डाइलेक्ट्रिक का यही काम है, फील्ड को रिड्यूस कर देता है, ये फोर्स को भी रिड्यूस कर देता है, फील्ड को भी रिड्यूस कर देता है। तो ये आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ जाएगी किसकी है, ये नेट आ जाएगी हमारी। अब देखो जो ई नेट होगी, ई नेट वो हो जाएगी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, एक्सटर्नल ज्यादा होगी इंटरनल कम होगी, तो ज्यादा वाली में से कम वाली वो माइनस करके जो बचेगा वही तो नेट बचेगा। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखो एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्यू अपॉन के इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू डैश को इधर लेके आ जाएंगे तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू अपॉन के, क्यू हमारा कॉमन आ जाएगा तो क्यू डैश को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस क्यू वन माइनस वन अपॉन के, इतना चार्ज हमारा इंड्यूस हो जाएगा। अगर हमें के की वैल्यू पता हो, क्यू की वैल्यू पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि उस सब्सटेंस का के पता होगा, मैं ऑलरेडी सबका, हम ये बता सकते हैं इतनी फील्ड में इतना चार्ज इंड्यूस होगा इसके फेसेज पे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो कितने फील्ड को सहन कर सकता है, वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। अब देखो जैसे ये हमने पॉजिटिव नेगेटिव ये फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है, इस पे ये हमारा नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमने ऐसे मॉलिक्यूल बनाए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर हम, ठीक है, ये स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट कैन बी होल्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जिसको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होल्ड कर सकता है, ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, दैट कैन बी अप्लाइड टू maximum value of electric field that can be applied to dielectric substance without electric breakdown is known as dielectric strength। जितनी मैक्सिमम फील्ड हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, उस मैक्सिमम फील्ड की जो वैल्यू होगी उसको हम बोल देंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के। जो डाइलेक्ट्रिक है वो इतने फील्ड को सहन कर सकता है। अब इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलो वोल्ट पर mm,
इतने मिलीमीटर से वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट होती है। देखो E इज इक्वल टू dV अपॉन dr के अकॉर्डिंग वोल्ट पर मीटर होगी। मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ी सी जगह में बहुत सारी लार्ज फील्ड अगर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसको हम पे बोल देंगे किलो वोल्ट पर mm। इसी में ज्यादातर इसको मेजर करते हैं कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये सहन कर सकता है, वो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होगा, अगर ये वाली जो फील्ड है इस फील्ड को हम इंक्रीज करते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बहुत ज्यादा बढ़ाते चले जाएं, तो क्या होगा, फोर्स भी बहुत ज्यादा अप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव है और इसके अंदर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो फील्ड है, फील्ड का जो पॉजिटिव पोल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ऐसे वो इधर आ जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा लाखों वोल्ट की तादाद में हो जाए, कई लाख वोल्ट उसको हाई वोल्टेज हम अप्लाई कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बेचारे अपने एटम को छोड़ के भाग जाएंगे, अपने एटम से वो डिटैच्ड हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो फ्री हो जाएंगे। तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इफ वी अप्लाई हाई इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस देन इलेक्ट्रॉन डिटैच्ड फ्रॉम द एटम, दिस सिचुएशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इसको बोल देंगे। तो विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस सहन कर सकता है, जितनी हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोल देंगे। तो इसका बहुत यूज होगा जब हम कैपेसिटर बनाएंगे। तो कैपेसिटर जो बनाए जाते हैं उस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितनी वोल्टेज को सहन कर सकता है उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटर बनाए जाते हैं, तो उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। जैसे इसमें पेपर है, पेपर के लिए जो ये होती है 14 किलो वोल्ट पर mm, जो हमारा पेपर है उसके दोनों तरफ अगर इतनी वोल्टेज हम अप्लाई कर दें तो वो सहन कर सकता है। अगर इससे ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। ऐसे माइका 160 किलो वोल्ट पर mm इतनी वोल्टेज वो सहन कर सकती है, यानी कि 14,000 वोल्ट 1 mm में। 1 mm बहुत देखो छोटा सा डिस्टेंस होगा, 1 मिलीमीटर, इतना सा 1 mm, इतने से डिस्टेंस में अगर हम 14,000 वोल्ट अप्लाई कर दें, ठीक है, वो इसका स्ट्रेंथ होगा पेपर का। अगर इससे ज्यादा होगी तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। माइका 160, ऐसे रबर है, रबर के लिए 21 किलो वोल्ट पर mm में अगर होगी, मीटर में तो बहुत ज्यादा होगी, मीटर में तो लाखों की तादाद में हो जाएगी। इसमें है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में। ये हमारा था, ठीक है, नॉन पोलर, पोलर एंड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में।